This is an ABP Life podcast. देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का आगाज हो गया। नरेंद्र मोदी ने 9 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मोदी की नई कैबिनेट में नई सोशल इंजीनियरिंग तो है ही, इसके साथ ही राज्यों की सियासत का भी पूरा ध्यान रखा गया। नए वोटर वर्ग के साथ कोर वोटर पर भी फोकस है, तो वहीं साइलेंट वोटर मानी जाने वाली महिलाओं का भी सरकार में प्रतिनिधित्व है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्र जी हैं। शंभू भद्र जी, संवाद पर स्वागत है आपका। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो कैबिनेट गठन हुआ है, नई सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? सभी श्रोताओं को नमस्कार। इसको हम एक तो समग्रता में समझेंगे कि देश राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग साधा गया है। दूसरा, हम एक स्टेट के लेवल पे समझेंगे कि किस स्टेट में किस तरह से प्रमुखता दी गई है। पहले हम एक राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो पूरे मोदी के पीएम को लगा करके 71 मंत्री बने हैं कल और शपथ ली है। उसमें से हम देखेंगे कि 27 जो है वो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से है। ओबीसी पे नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस इससे पहले जो 2019 में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उस वक्त भी ओबीसी पे ज्यादा फोकस था। इस बार ओबीसी कोटे से 27 मंत्री हैं और 2 जो है सोशली इकोनॉमिक जो बैकवर्ड है, जो कि ओबीसी का ही एक हिस्सा है, एससीबीसी। तो एससीबीसी कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं। तो यानी कि अगर ओबीसी को ओवरऑल देखेंगे तो 29 मंत्री जो है वो आपके ओबीसी कोटे से है। शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी अनुसूचित वर्ग से 10 मंत्री हैं और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से 5 मंत्री है और अल्पसंख्यक समुदाय से भी 5 मंत्री है। और जो जनरल कोटा है, जो कि इस वक्त बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, सवर्ण वर्ग, उस वर्ग से 28 मंत्री बनाए गए हैं। तो यानी कि ओबीसी और सवर्ण को अगर आप देखेंगे तो लगभग 50-50% दोनों कोटे को जगह दी गई है। राष्ट्रीय सिनारियों में देखेंगे तो वोट का जो बीजेपी को जो वोट देते हैं इस वक्त पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो सवर्ण एक मुश्त सवर्ण की तरफ से वोट मिलता है बीजेपी को। उसमें से हालांकि इस बार राजपूत समुदाय नाराज थे तो उससे इस बार झटका लगा है उत्तर प्रदेश में, थोड़ा बहुत बिहार में बीजेपी को। लेकिन ओवरऑल देश भर में जो सवर्ण समुदाय है वो मैक्सिमम बीजेपी को वोट कर रहे हैं अभी इस वक्त। और उसके बाद जो बड़ा चंक है जिसमें कि सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से देखेंगे तो जो ओबीसी है, जिसमें कि बहुत सारी जातियां हैं, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को देखेंगे तो उसमें यादव को छोड़ करके जो दूसरे कास्ट है लगभग वो सारे ओबीसी कैटेगरीज में हैं और वो बीजेपी के कोर वोटर अभी बने हुए हैं। और ओबीसी समुदाय न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में, देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी समुदाय को बीजेपी अधिक से अधिक जातियां हैं उसमें उसको जोड़ने की कोशिश करती है और उसका रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में साफ साफ दिखता है। और इसमें कहने में कोई दुराई नहीं है कि बीजेपी के हर एक्शन में राजनीति होती है, सोशल इंजीनियरिंग होता है और वोट बैंक का ध्यान रखा जाता है और अगले चुनाव को ध्यान में रखा जाता है। इस बार के मंत्रिमंडल के गठन को अगर आप देखेंगे तो चूंकि इसी वर्ष 3 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें कि झारखंड है, महाराष्ट्र है और हरियाणा है। तीनों ही राज्यों से कोशिश की गई है कि मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में जहां पर सिर्फ बीजेपी को 5 सांसद मिले, वहां से 3 को मंत्री बनाया जाना, ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी इलेक्शन स्टेट पर फोकस कर रही है। ऐसे ही महाराष्ट्र में अच्छी सफलता नहीं मिली, इसके बावजूद मंत्रिमंडल गठन में महाराष्ट्र का ध्यान रखा गया, झारखंड में भी ध्यान रखा गया है। और आगे 2025 के जनवरी-फरवरी से लेके मार्च तक में चुनाव होना है बिहार में और दिल्ली में। तो इसीलिए दिल्ली के 7 सांसद में से एक सांसद हर्ष मल्होत्रा को मंत्री बनाया गया है। बिहार में गठबंधन में है बीजेपी और 2025 में चुनाव में जाना है, तो इसीलिए बिहार में इस बार मंत्रिमंडल में वेटेज है
कि 30-32 सांसद के बावजूद वहाँ पे 8 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जिसमें कि 4 बीजेपी कोटे से हैं, 2 जदयू कोटे से है, 1 चिराग पासवान और 1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है जीतनराम मांझी का, उसको एक मंत्री बनाया गया है। तो कहने का सेंस है वहाँ पे जो चिराग पासवान है और मांझी है वो दलित समुदाय से आते हैं, और जो जदयू कोटे से 2 मंत्री हैं, एक ठाकुर है रामनाथ ठाकुर जो कपिल ठाकुर के वंशज हैं, तो वो नाई जाति से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में है, और दूसरा ललन सिंह है जो भूमिहार जाति से आते हैं। जदयू के अपने कोटे में यादव का ध्यान रखा गया है कि नित्यानंद राय यादव हैं, सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण हैं और ललन सिंह भूमिहार जाति से हैं। यहाँ पे एक बीजेपी कोशिश अगर करती तो बिहार से 2 भूमिहार समुदाय लेने के बजाय 1 भूमिहार समुदाय से लेकर एक किसी और समुदाय को कवर कर सकती थी, जैसे कि कायस्थ समुदाय से किसी को नहीं बनाया गया है, कुर्मी समुदाय से किसी को नहीं बनाया गया है और राजपूत समुदाय से किसी को नहीं बनाया गया है, और तीनों ही बड़ा वोट बैंक है बीजेपी के लिए भी और नीतीश के लिए भी। तो उस हिसाब से देखते तो इस तीनों में से किसी को भी एक समुदाय को कवर किया जा सकता था। और ब्राह्मण में भी जो चेहरा मास लीडर है, जैसे दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर है, उन जैसे नेताओं को बनाया जा सकता था बजाय कि राज्यसभा से आने वाले सांसद को। तो चलिए, ये तो हो गया एक राष्ट्रीय परिदृश्य के आधार पे धीरे धीरे हम स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें तमिलनाडु को अगर आप देखेंगे तो वहाँ बीजेपी लंबे समय से कोशिश कर रही है, वहाँ बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है तमिलनाडु में। इसके बावजूद एल मुरुगन को, जो कि ऑलरेडी बीजेपी के हैं लेकिन जीते नहीं हैं, इसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया है। वैसे ही केरल में सुरेश गोपी जीते हैं, उनको मंत्री बनाया गया है, और एक और को बनाया गया है जो कि जॉर्ज को, जो कि जीते भी नहीं है। तो यानी कि केरल में कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए, तमिलनाडु में कोशिश की जा रही है कि कैसे मजबूत किया जाए। कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का जनाधार मजबूत रहा है, और इस बार वहाँ पे वोकालिगा समुदाय से जदस कोटे से कुमार स्वामी मंत्री है, लिंगायत समुदाय से मंत्री है वहाँ पे, जो कि येदियुरप्पा के नजदीकी है, उनको मंत्री बनाया गया है। और उसके बाद निषाद समुदाय से, यानी कि दलित समुदाय से एक मंत्री बनाया गया है। तो कर्नाटक में भी सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रेड्डी समुदाय ऑलरेडी बहुसंख्यक समाज है और डोमिनेंट फैक्टर है, तो टीडीपी के कोटे से भी, और वहाँ बीजेपी को बहुत ज्यादा कोई सफलता नहीं मिली हुई है। तो वहाँ पे कोशिश की गई है कि जो प्रदेश की जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको कैटर किया जाए, और टीडीपी के सहारे वहाँ पे बीजेपी अपनी एक मजबूत स्थिति पैदा करे। और आने वाले वक्त के लिए तेलंगाना जो है, कर्नाटक के बाद मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेस उभर रहा है, वो है तेलंगाना। तेलंगाना में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पीछे भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वहाँ पे धीरे धीरे जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है वो हासिल पे जा रही है, और जिस तरह से कांग्रेस वहाँ पे अपनी जगह बनाई है कांग्रेस ने पहले, अब वहाँ पे धीरे धीरे बीजेपी मजबूत हो रही है। तो साउथ का पूरा अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में बीजेपी कोशिश कर रही है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, सांस्कृतिक पहचान के जरिए और कास्ट, जो बहुसंख्यक और जो डोमिनेंट कास्ट है जो कि अभी तक हाशिए पर रहे हैं, उन कास्ट को जोड़ करके बीजेपी की वह के जनाधार को वहां पे मजबूत किया जाए। क्योंकि उत्तर भारत में लगता है बीजेपी को कि उनका जो सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि जो टॉप पे जहां तक पहुंचना था वो लगभग पहुंच चुका है। तो अब बीजेपी का फोकस उन राज्यों की तरफ है केंद्र के स्तर में जहां बीजेपी पहले से नहीं है, और उसमें दक्षिण भारत एक प्रमुख क्षेत्र है। पूर्वी भारत में जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन इस बार किया है, अरुणाचल में अपने दम पे सरकार लेके आई है। उसके बाद आपको मणिपुर में अभी चुनाव होना है, मणिपुर में बीजेपी को सफलता नहीं मिली है, लेकिन सिक्किम में
बीजेपी का ही जो अलायंस है एसकेएम, उसको बड़ी सफलता मिली है। और सिक्किम में खास बात यह है कि चुनाव से पहले बीजेपी एसकेएम से गठबंधन तोड़ ली थी बीजेपी ने, और दोनों अकेले गए थे इलेक्शन में, और वहां पे एसकेएम को एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली कि 32 में से 31 सीट मिली, और जो मेन अपोजिशन है उसको वहां पे 1 सीट मिली केवल, बीजेपी को कुछ नहीं मिली। तो वापस एसकेएम जो है वो अभी राजग में है, और बीजेपी मान के चल रही है कि वो वहां भी राजग की सरकार है। तो नॉर्थ ईस्ट के 20 सीट में से लगभग 10 से अधिक सीट बीजेपी को इस बार मिली है। तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी मजबूत है और बीजेपी मजबूती की तरफ बढ़ रही है। वहां पे बीजेपी के लिए अच्छा एक अवसर है। इस बार पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी, तो इसके पीछे जो बीजेपी का है कि अभी जो वोटिंग पैटर्न देखा गया पूरे देश में 2019 के चुनाव में जो वोटिंग पैटर्न था, उसमें जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, जहां जहां देश में मुस्लिम बहुल क्षेत्र से बहुत ही एम्फैटिकली एकजुट होकर के ध्रुवीकृत होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट किया। और इस कारण से महाराष्ट्र में, चाहे आपका उत्तर प्रदेश में, चाहे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कड़ा झटका लगा, और जिस जीत की बीजेपी उम्मीद कर रही थी उस तरह की जीत वहां पे उसको नहीं मिली। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए मौका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने मंत्री पद में ध्यान रखा है कि कम सांसद के बावजूद 2 सांसद को मंत्री बनाया है पश्चिम बंगाल से। तो वो ध्यान है कि वहां कैसे बीजेपी को मजबूत किया जाए। तो पश्चिम बंगाल एक है जहां पर की बीजेपी मजबूत होना चाहती है, और जो कांग्रेस और जो सीपीआई है उसको लगभग रिप्लेस कर चुकी है। अभी जो मेन फाइट है बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल में। तो ये एक देश का एक परिदृश्य है। उसमें हरियाणा में देखेंगे तो बीजेपी को झटका लगा है, कांग्रेस ने 5 सीट छीन ली है, पहले 10 सीट थी। और तो बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि कैसे हरियाणा में फिर जो उसका जनाधार है उसे कैसे मजबूत किया जाए। और इसी गणित के तहत हरियाणा से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। एक पंजाबी समुदाय से है, एक गुज्जर समुदाय से है, और जो दूसरा है वो तीसरा जो है वो अहिर समुदाय से है। तो इस तरह से तीनों ही अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए यहाँ पे 3 मंत्री बनाए हैं। पंजाब में देखिए कि पंजाब में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद से बीजेपी को वहाँ पे कोई सफलता नहीं मिली है। वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मेन सीन में है। इसके बाद इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, कांग्रेस को वहां पे सफलता मिली है, उसमें बीजेपी ने चुनाव हारने के बाद भी रवनीत बिट्टू को मंत्री बनाया है, इसलिए कि पंजाब में बीजेपी के गढ़ को मजबूत किया जाए। और कैप्टन अमरिंदर को भी पंजाब में बीजेपी में इसलिए शामिल कराया गया था कि कैप्टन अमरिंदर का अपना एक जनाधार है, तो उस वजह से बीजेपी को वहां पे जगह बनेगी और बीजेपी मजबूत होगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ सीन दिखा नहीं है। मंत्री बनाने के पीछे का जो सोच है, पंजाब में बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति है, जिसके तहत की पंजाब में कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि जम्मू में 2 सीट बीजेपी को मिली है। पहले भी जम्मू में बीजेपी जीतती रही है, तो इस बार भी 2 मंत्री बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर से। तो इस तरह से बीजेपी ने कोशिश करी है कि पूरे देश में एक तो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से सबको मंत्री बनाया जाए, सभी जातियों को कवर किया जाए, मैक्सिमम जितना हो सकता है। जिस क्षेत्र में जो डोमिनेंट है, जैसे 2 बहुत ही अच्छे स्टेट्स हैं बीजेपी के, मध्य प्रदेश और गुजरात, जहां से कि ऑलरेडी बीजेपी स्ट्रांग है। हालांकि इस बार गुजरात में 70% सीट नहीं मिली है बीजेपी को, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मंत्रिमंडल के चयन में गुजरात को, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को, तीनों को उचित प्रमुखता दी गई है ताकि इन राज्यों का भी प्रतिनिधित्व बने रहे। तो एक तो हो गया कि सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से बीजेपी ने एक अच्छे तरीके से मैनेज किया है, सभी जातियों को समेटने की कोशिश की है। दूसरा है कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है हर क्षेत्र का, ये भी मंत्रिमंडल में दिखे। भारत एक बड़ा, मान लीजिए कि एक संघ के रूप में है, 29 राज्य है, 5-6 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन सभी को उचित
प्रतिनिधित्व मिले, उचित आवाज संसद तक पहुंचे सभी क्षेत्रों की। तो इस मंत्रिमंडल के गठन में अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी स्टेट्स को कवर करने की कोशिश की गई है, सभी क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की गई है। तो सभी क्षेत्र भी आ जाए, सभी स्टेट्स का भी आ जाए और सभी सोशल मतलब कि सभी जातियों को, सभी धर्मों को जगह मिल जाए। इस मंत्रिमंडल की जो कमी मुझे दिख रही है, सबसे बड़ी कमी है कि मुस्लिम चेहरा एक भी नहीं है। वैसे भी मुस्लिम अगर बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो अगर इस लाइन से आप चलें तो आपके मंत्रिमंडल के गठन में भी ये चीज दिखनी चाहिए थी। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे बड़ा समुदाय जो है वो मुस्लिम समुदाय है और मुस्लिम मान के चलते हैं कि बीजेपी उनके लिए नहीं है, वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करती है। मुस्लिम समुदाय की जातियां जो है वो मुस्लिम के बीजेपी के साथ नहीं है। तो ये तो मुस्लिम को का मानना है कि वो नहीं है बीजेपी के साथ, बीजेपी उसके लिए नहीं है। बीजेपी अगर सरकार में है तो सरकार में होने के नाते उसका दायित्व है कि कोई वर्ण या कोई धर्म के लोग या कोई जाति के लोग उससे नाराज भी हैं, उनके पार्टी से या उनकी कार्यशैली से या उनके नीति से या उनके नेता से, तो कम से कम सरकार में रहते हुए आप किसी से नाराज ना रहें, आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और इस वक्त सरकार की कोशिश होनी चाहिए थी, जो मोदी 3.0 सरकार बनी है, इसमें मुस्लिम चेहरे को ला करके 2-3 लोगों को आपको मंत्री बनाना चाहिए था। क्योंकि देश में 14-15% अगर आबादी है उसकी, तो ऑब्वियसली 20 करोड़ पॉपुलेशन है और इतने बड़े पॉपुलेशन को अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे अपने सरकार में, तो ये समावेशी सरकार नहीं मानी जाएगी। चाहे आप बातचीत में कितना भी कहें कि हम समावेशी हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करें, 140 करोड़ आवाम की बात करें कि 140 करोड़ के नेता हैं हम, तो यानी निश्चित रूप से आप 20 करोड़ जो लोग हैं, 20-22 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को आप अपने कार्यकलाप में, अपने मंत्रिमंडल में, अपने सरकार में उसे आप उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। टिकट देने में भी आपने उदारता नहीं दिखाई। केवल एक टिकट केरल में दी गई थी, वो भी हार गए हैं इस बार। तो कहने का मतलब है कि ये एक जो सेकुलर फेज या जो समावेशी फेज जिसकी बात, मानवतावादी फेज जिसकी बात बीजेपी करती है नीतिगत तौर पे, उस हिसाब से इस बार इवन की जो बीजेपी के जो सहयोगी दल है, सहयोगी दल से भी अगर मान लीजिए आप किसी मुस्लिम को मिनिस्टर बनाते, तो तब भी बात बनती कि हाँ चलिए मोदी कैबिनेट में कम से कम मुस्लिम मिनिस्टर तो है, रिप्रेजेंटेशन तो है मुस्लिम का। ये उसमें एक कमी दिख रही है। फिलहाल तो मैंने इस तरह से देखा है। हेलो जी, इसमें सर जब बिहार की बात करें तो यहाँ पे 8 मंत्री बनाए गए हैं। जीतन राम मांझी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो आप बिहार के लिहाज से किस तरह देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट होगा उस तरीके से हो, क्योंकि एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन यूपी के बाद अगर किसी स्टेट को मिला है तो बिहार है। देखिए बिहार की जो राजनीति है इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार की छवि रही है पलटू राम की बन गई पिछले 4-5 साल में, तो उस कंडीशन से अगर आप देखेंगे तो बिहार में आपको लग रहा था कि बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी जितनी बड़ी सफलता इस बार मिली है। कि आपको 40 में से आई थिंक 32 सीट मिली है। तो 32 सीट में 12 सीट जदयू को है, 12 सीट आपको बीजेपी को है, 24 हो गया, और 5 सीट आपको एलजेपी को है और 1 सीट हम को है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के तौर पे एक बड़ा मैंडेट बिहार ने दिया है केंद्र को कि हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और हम एक बड़ा विजय दिया है। इससे पीछे भी आपने देखा कि 2019 में भी वहां पे बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी, राजग को, बीजेपी को मतलब प्लस राजग को अच्छी सफलता मिली थी। इस बार भी राजग को अच्छी सफलता है। इवन कि 14 में भी राजग को अच्छी सफलता मिली है बिहार से।
लेकिन बिहार में जो डेवलपमेंट है, अगर आप नीतीश कुमार के शुरू के एक दो टर्म को ले लीजिए तो उस समय में एक जैसे रोड नहीं थे तो रोड पे काम किया गया, बिजली पे काम किया गया, कानून व्यवस्था पे काम किया गया। लेकिन उसके बाद से जो मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार है वो स्टैग्नेशन की स्थिति में रहे, मतलब उन्होंने कोई ग्रोथ के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। आप देखिए कि बिहार की जीडीपी ग्रोथ में पिछले 7 साल 8 साल के पीछे जाएंगे तो आपको अच्छा पोजीशन दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे जीडीपी जो जिसको जीडीपी कहते हैं, जीडीपी स्टेट का, तो वो डाउन हुआ है। और बिहार में जो जिस तरह से प्रतिभा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से आपका रिसोर्सेज है, उस तरह से अगर आप देखेंगे तो बिहार में इंडस्ट्री होनी चाहिए थी। बिहार का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो करीब करीब ठप है, मतलब सिवाय खेती के, गवर्नमेंट सेक्टर के और ट्रेडिंग सेक्टर के, इसके अलावा कोई बड़ा वहाँ बिजनेस डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं है। जबकि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री, आपको वाटर रिलेटेड इंडस्ट्री, आपको फूड रिलेटेड इंडस्ट्री, वहाँ पे मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री वहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। बॉर्डर इलाके पे बिहार है, नेपाल का बॉर्डर है, तो आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बिहार में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। उसमें नीतीश सरकार भी फेल रही है और केंद्र की भी उपेक्षा रही है कि आप मान लीजिए कि 25 सांसद देने वाले जो गुजरात है, गुजरात से मान लीजिए 26 सीट है, 26 सीट में से मान लीजिए कभी 26 जीते हैं, कभी 22, कभी 23, 24, तो गुजरात पे आपका पूरा इंडस्ट्रियल फोकस है और वो पहले से रहा है, केवल मोदी सरकार ही नहीं, उससे पहले से रहा है। उस तरह महाराष्ट्र पे आपका फोकस है, दिल्ली पे फोकस है, पंजाब पे फोकस है, हरियाणा पे फोकस है, हिमाचल पे फोकस है। तो उस हिसाब से जो इंडस्ट्रियल फोकस वो उत्तर प्रदेश पे होना चाहिए था या बिहार पे होना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट पे होना चाहिए था, बंगाल में होना चाहिए था, उड़ीसा में होना चाहिए था, उन राज्यों में नहीं है। और इसमें दोनों ही फेल्योर है केंद्र सरकार की। एक तो वहाँ पे अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करी है, दूसरा कि जो वहाँ स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्टेट पॉलिटिशियंस है, वो कोशिश नहीं करी है कि केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए कि नहीं, आपको यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आना होगा, नहीं तो आपको ये सीटें नहीं मिलेंगी या चीजें नहीं मिलेंगी। जो फाइटिंग स्पिरिट है, मैं मानता हूँ कि जो फाइटिंग स्पिरिट है लीडर्स में होनी चाहिए, खास करके जो बिहार के जो सांसद चुन के आते हैं उन सांसदों में जो फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए कि यहाँ से हम प्रोजेक्ट ले जाएं, वहां से हम इंडस्ट्री को डेवलप करें, वो जो विजन होना चाहिए था उसका अभाव दिखता है केंद्र के स्तर पे भी, स्थानीय नेतृत्व के स्तर पर भी और राज्य सरकार के स्तर पे भी। तो ये कमी है और इस बार सरकार में आने के बाद से आप ये 100% नहीं कह सकते हैं कि बिहार का इंडस्ट्रियल या ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से हो जाएगा। नीतीश बाबू की कोशिश ये है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाए, जो कि केंद्र सरकार के लिए देना संभव नहीं है, क्योंकि एक राज्य को अगर आप दे देंगे तो आंध्र प्रदेश बैठा हुआ है और इस तरह से ऐसे 5 राज्य आपके सामने खड़े हो जाएंगे जो स्पेशल स्टेटस आपसे मांगना शुरू कर देंगे। और स्पेशल स्टेटस अगर आप राज्यों को देना शुरू कर देंगे तो राज्यों को जो आत्मनिर्भर बनाने की जो योजना है या कोशिश है या सोच है या थिंकिंग है वो आपका रुक जाएगा। तो बिहार जैसे राज्यों को स्पेशल स्टेटस मांगने की बजाय बिहार अगर नॉलेज इंडस्ट्री पे फोकस करे और हेल्थ सेक्टर पे फोकस करे, इंडस्ट्री पे फोकस करे, तो बिहार को एक अच्छा स्टेट में आप डेवलप कर सकते हैं, बिहार को एक प्रॉस्पर स्टेट बना सकते हैं, आत्मनिर्भर स्टेट बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए बिहार के नेतृत्व को और इस केंद्र को, दोनों को मिल के काम करना होगा। और इस इलेक्शन के बाद ऐसा मुझे कोई नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एस्पिरेशन नहीं है, मतलब अंदर में लोगों को इच्छा नहीं है कि हम बदलाव करें, चीजें नई लेकर के आए। नई चीज करने में आपको वक्त लगता है, आपको कुछ भी नया करते हैं अगर आप, तो आपको बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ती है और नीतीश कुमार उस मेहनत करने की स्थिति में है नहीं।
उनकी इच्छा है कि ये इनके इन प्रकार उनकी सत्ता बनी रहे, सत्ता में वो रहे, सत्ता के केंद्र में रहे, चीफ मिनिस्टर बने रहे। उनकी कोशिश वही तक है। बिहार में बदलाव करें, बिहार में कुछ नया करें, बिहार के पलायन को रोकें, बिहार में इंडस्ट्री को लेकर के आए, एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाए, नॉलेज इंडस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री खड़ा करें वहां पर। ऐसा कोई वहां पे वो नहीं है। जबकि बिहार जो है सो एक स्किल्ड मेन पावर के तौर पे पूरे देश को गर्मी सप्लाई करता है। ऑलरेडी आपका स्किल्ड आदमी है जो कि देश के दुनिया के कोने में काम करते हैं बिहार के लोग। तो वही चीज है कि बिहार में अगर आप उस चीज को डेवलप करेंगे, अगर इन्फोसिस जैसी कंपनी को बिहार में आप ऑफिस खोलने के लिए बाध्य करेंगे, तभी जाकर के आपका एक नॉलेज इंडस्ट्री डेवलप होगा। तो ये एस्पिरेशन पॉलिटिकल चाहिए और लगता नहीं है मुझे कि इस सरकार में भी ऐसा कुछ होगा। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए शंभू भद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.